नमस्कार। घड़ी में रात के 9 बज चुके हैं और वक्त हो गया है आपके पसंदीदा बुलेटिन प्राइम टाइम एट 9 का, जहां मिलती है आपको प्रदेश की हर ताजा खबर। आप देख रहे हैं बीबीसी राजस्थान और मैं हूं आपके साथ निखिल। चलिए शुरुआत करते हैं आज की सबसे अहम खबरों के साथ। डालते हैं एक नजर आज की सुर्खियों पर। अलवर जिले के रेणी में अवैध खनन पर हुई बड़ी कार्रवाई। पुलिस ने नाकाबंदी कर बजरी से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली जब्त की। माचाड़ी में स्वीकृत कृषि कॉलेज को यथावत रखने की मांग। अलवर में माचाड़ी संघर्ष समिति के बैनर तले हुआ प्रदर्शन। ट्रक यूनियन प्रधान ने दी नई धान मंडी मुनीम को मारने की धमकी। रायसिंह नगर के व्यापारियों में फैला रोष, जताया विरोध। रणथंभौर के त्रिनेत्र मार्ग पर फिर दिखाई दी बाघिन सुल्ताना। त्रिनेत्र गणेश मंदिर जा रहे श्रद्धालुओं ने किया कैमरे में कैद। रक्तदान महादान शिविर के लिए जागरूकता रैली निकाली। 15 जनवरी को लगेगा सीकर के कल्याणपुरा में विशाल शिविर। लॉरेंस गैंग की रंगदारी व अवैध वसूली के 5 आरोपी गिरफ्तार। श्रीगंगानगर पुलिस ने किया वसूली नेटवर्क का भंडाफोड़। व्यावर मसूदा कोयला रोड को टोल मुक्त करने की मांग। वसूली बंद करने को लेकर ग्रामीणों का अनिश्चितकालीन धरना शुरू। प्रदेश के डीग में अवैध अतिक्रमण पर बड़ी कार्रवाई। रिटायर्ड तहसीलदार की बाउंड्री वॉल ध्वस्त की। ब्यावर जिले में अल सुबह घने कोहरे ने बढ़ाई ठंड। हाईवे पर रेंग रेंग कर चल रहे किसान खुश, फसल को फायदा। जयपुर के रैपिड चेस टूर्नामेंट 2026 का हुआ शुभारंभ। जयपुर के क्लब कर रहा निर्माण नगर में आयोजन। उदयपुर वाटी में बोलेरो डिवाइडर से टकराई, चालक गंभीर घायल, 15 दिन में दूसरी घटना। टिब्बी में पतंग उड़ाते जोहड़ में गिरा बालक, लोगों ने निकाला बाहर, वार्ड वासियों ने दिया धरना। यातायात व्यवस्था को लेकर कोटा के सांगोद में समझाइश, कहीं पर दिखी सख्ती तो कहीं पर दिखाई नरमी। मां सावित्रीबाई फूले की जयंती पर लगाया रक्तदान शिविर। झुंझुनू के उदयपुर वाटी नई मंडी में हुआ आयोजन। चूरू में 100 रजाई कंबल जरूरतमंदों तक पहुंचे। तारानगर में पुलिस ने हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। प्रदेश के देसूरी में भूमाफियाओं का आतंक, जमीन नदी नाले तक बिक रहे, आरटीआई से खुलासा। भीलवाड़ा पुलिस का बजरी माफिया पर करारा प्रहार। ट्रैक्टर ट्रॉली में छिपे जवानों ने तोड़ा अवैध खनन का नेटवर्क। बीकानेर के पीबीएम अस्पताल के कैंसर सेंटर लापरवाही का आरोप। हनुमानगढ़ के युवक ने बताया कीमो के दौरान कीमा चढ़ाया। बीकानेर के पीबीएम हॉस्पिटल में बढ़ी सुपर स्पेशलिटी सुविधाएं। मंत्री सुमित गोदारा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी जानकारी। तो ये थी आज की बड़ी सुर्खियां। अब बढ़ते हैं खबरों की पूरी रिपोर्ट की ओर विस्तार से। अलवर जिले के रेणी थाना क्षेत्र में पुलिस ने अवैध खनन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। थानाधिकारी राजपाल सिंह के नेतृत्व में पुलिस टीम ने खेड़ा मंगल सिंह के गांव मुंडिया के समीप नाकाबंदी कर एक बजरी से लदा ट्रैक्टर ट्रॉली जब्त किया। पुलिस को देखकर ट्रैक्टर वाहन चालक छोड़कर फरार हो गया। पुलिस ने जब ट्रैक्टर ट्रॉली को थाने ले जाकर आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। ग्रामीणों के अनुसार रेणी क्षेत्र में बड़े स्तर पर अवैध खनन जारी है और रोजाना सैकड़ों ट्रैक्टर बजरी लेकर गुजरते हैं। पिछले दिनों तहसीलदार रेणी ने अवैध खननकर्ताओं पर करीब 21 लाख रुपए की पेनल्टी भी लगाई थी, लेकिन गतिविधियां नहीं रुकी। पुलिस का कहना है कि अवैध खनन व परिवहन के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा और नियम तोड़ने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। इस कार्रवाई से अवैध खनन माफियाओं में हड़कंप मच गया है। खनिज विभाग को भी सूचना दे दी गई है ताकि वैध अनुमति की जांच की जा सके। अलवर जिले में यह कार्रवाई राज्यव्यापी अभियान का हिस्सा है, जिसमें पिछले 2 दिनों में 137 वाहन जब्त किए गए और 30 लाख रुपए से अधिक जुर्माना वसूला गया। अलवर जिले के राजगढ़ के समीपवर्ती माचाड़ी कस्बे में स्वीकृत हुए कृषि महाविद्यालय को माचाड़ी में ही यथावत रखने की मांग की गई है। इसको लेकर माचाड़ी संघर्ष समिति के बैनर तले कस्बे में शांतिपूर्ण बंद रखा गया। साथ ही जुलूस निकालकर धरना प्रदर्शन किया गया। संघर्ष समिति से जुड़े विश्वेंद्र सिंह ने बताया कि 2023 में माचाड़ी के लिए कृषि महाविद्यालय स्वीकृत हुआ था, जिसे राजनीतिक कारणों के चलते शासन प्रशासन के द्वारा माचाड़ी से रेणी के हाथोज गांव में स्थानांतरित कर दिया गया है, जिसको लेकर ग्रामीणों में रोष व्याप्त है। वहीं इसको लेकर पूर्व में मुख्यमंत्री व कृषि मंत्री के नाम उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपे जा चुके हैं। इसी क्रम में मुख्य बाजार से रैली निकालते हुए रेणी चौराहे पहुंचे, जहां आज धरना प्रदर्शन किया गया है। धरने के दौरान बल्लाराम मीणा पहुंचे, जहां उन्होंने आश्वासन दिया कि 7 दिवस में मांग को पूरा करेंगे। 7 दिवस में अगर मांग पूरी नहीं होती है तो वह स्वयं धरने में शामिल होंगे। इस आश्वासन के बाद धरने को स्थगित कर दिया गया है।
इस दौरान सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। वहीं राजगढ़ में केंद्रीय विद्यालय की मांग को लेकर बुधवार की देर रात्रि आंदोलन समाप्त हुआ था कि वही इसी प्रकार मामला तूल पकड़ता नजर आ रहा है। माचाड़ी कस्बे के हमारे पार्टी कार्यकर्ता भी थे और आम जनता थी। कांग्रेस शासनकाल में कृषि महाविद्यालय माचाड़ी रहने के नाम से स्वीकृत हुआ था, क्योंकि जलालपुरा गांव और जो गैर मुमकिन पहाड़ के पास जो अलॉटमेंट हुआ था, वहाँ पर 30 हेक्टेयर जमीन चाहिए होती और जमीन उपलब्ध नहीं हो पाई। उसके बाद उसको बैठकों के आसपास कुंदला में अलॉटमेंट कराने की कोशिश की गई थी। वहाँ पे भी आवंटन नियमों की पालना करने वाली जमीन उपलब्ध नहीं होने के कारण उसे वहाँ से भी रद्द कर दिया गया और उसके पश्चात सरकार के द्वारा हाथोद गांव में उपयुक्त जमीन मिलने के बाद वहाँ आवंटित किया गया है। क्योंकि माचाड़ी के हमारे सभी आम जन को ये लगा कि माचाड़ी में क्यों नहीं खोला गया, तो उसको लेके छोटा सा उनके द्वारा आज यहाँ एक मांग उनके द्वारा रखी गई है। मैंने उनको वादा किया है कि अगर यहाँ पर जमीन उपलब्ध होगी तो निश्चित रूप से आपकी मांग को मानी जाएगी। 7 दिनों के अंदर संघर्ष समिति शासन प्रशासन से मिलकर उसकी कागजात और जमीन तलाश करेगी। उसके बाद जब भी मुझे आदेश करेगी मैं इनके बीच आकर उपलब्ध जमीन होने के बाद इनकी बात को पूरी करने का मैंने वचन दिया। अगर जमीन उपलब्ध नहीं हो पाती है, जो जमीन यहाँ पर है उसका अच्छा उपयोग इससे भी अच्छी संस्थान के लिए करने का प्रयास है। जैसा कि आपको पता है, विगत कुछ दिनों से यहाँ कृषि महाविद्यालयों को लेकर विरोध प्रदर्शन चल रहा है। आपको न्यूज चैनल के माध्यम से मैं आपको अवगत करवा देता हूँ। कृषि महाविद्यालय जो कि माचाड़ी के लिए स्वीकृत हुआ था, पता नहीं किन्हीं राजनीतिक कारणों की वजह से शासन प्रशासन के द्वारा इसको माचाड़ी से स्थानांतरित करके हाथोज गांव में खोल दिया गया है, जिसकी वजह से यहाँ की जनता के मन में रोष व्याप्त है। और इसके संदर्भ में हमने 2 दिन पूर्व मुख्यमंत्री के नाम, कृषि मंत्री के नाम उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा था। इसके बाद में कल हम कलेक्ट्रेट ऑफिस भी जाके अतिरिक्त जिला कलेक्टर को ज्ञापन देके आए थे और हमने ज्ञापन के माध्यम से बताया था कि 2 तारीख को हम धरना प्रदर्शन, शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन करेंगे। उसी कड़ी में हमने मुख्य बाजार से रैली निकालते हुए धरना प्रदर्शन धरना स्थान पर पधारे आए जन समूह के साथ में। हमारे धरने के दौरान सम्मानीय क्षेत्रीय प्रत्याशी रहे बीजेपी के बंदाराम जी मीणा यहाँ हमारे धरना स्थल पर पहुँचे और उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि 7 दिन के अंदर हम आपकी मांग को पूरा करेंगे। 7 दिन बाद अगर हम और हमारी सरकार आपकी मांग को पूरा नहीं कर पाती है तो आप धरना दीजिए और निश्चित तौर पर मैं आपके साथ धरने पर बैठूंगा। तो हमने उनका आश्वासन को स्वीकार किया और 7 दिन के लिए अपने धरने को स्थगित किया है। हाँ, निश्चित तौर पे बाजार अपनी स्वेच्छा से पूर्ण रूप से बंद रहे हुए हैं। कौन कौन से बाजार बंद रहे? मुख्य रूप से माचेड़ी बाजार जो 3 चौराहे लगते हैं, तीनों चौराहे पर पूरी तरह से पूर्ण रूप से माचेड़ी बाजार बंद रहा है, स्वेच्छा से, अपनी स्वेच्छा से। जी बताएं। मैं नवल योगी, पूर्व जिला परिषद सदस्य अलवर। आज हमारे ग्राम पंचायत माचाड़ी में कृषि महाविद्यालय को लेकर धरना प्रदर्शन व स्वैच्छिक बाजार बंद किया गया था। माचाड़ी चौराहा, रेनी चौराहा, माचाड़ी बाजार, बीच बाजार, नंगेश्वर चौराहा, ये 4-5 बाजार बंद रखे गए और रेनी चौराहे पर सैकड़ों लोगों की भीड़ में, हजारों लोगों की भीड़ में हमने धरना प्रदर्शन किया हमारे कृषि महाविद्यालय को यथावत माचाड़ी में रखने के लिए। इसी कड़ी में सरकार की तरफ से, सरकार के नुमाइंदा भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी भाई बनाराम जी सरकार का पक्ष लेके हमारे बीच में आए। उन्होंने हमें आश्वस्त किया, बंधुओं सरकार आपके साथ है, जमीन की कोई किस्म का कोई जमीन माचाड़ी में उपलब्ध है लेकिन उसकी कोई किस्म का अंतर आ रहा है तो उसको दिखवा रहे हैं। तो उन्होंने 7 दिन का समय दिया है कि यदि 7 दिन में मैं भी जमीन दिखवा रहा हूँ, आप भी हमारी संघर्ष समिति की 21 सदस्यीय समिति मिलकर के जमीन की को कंप्लीट करेंगे और जमीन जो 30 हेक्टेयर जमीन कंप्लीट होती है तो कृषि महाविद्यालय दावे के साथ उन्होंने आश्वासन दिया है कि पूर्ण रूप से माचाड़ी में खुलेगा। तो इसी बात को लेकर हमने 7 दिन के लिए ये धरना स्थगित किया है। यदि जमीन हमें मिलती है तो वो यहाँ खुलवाने के लिए पूरा आश्वस्त किया है।
और जमीन मिलते ही हमारे यहाँ कृषि महाविद्यालय खोलने के लिए उन्होंने हमें आश्वस्त किया है। श्री गंगानगर जिले के राय सिंह नगर की नई धान की मंडी में एक मुनीम को जान से मारने की धमकी के मामले में तूल पकड़ लिया है। दरअसल प्रमुख व्यापारी एवं व्यापार मंडल के अध्यक्ष सुनील पटावरी की दुकान पर कार्यरत मुनीम को ट्रक यूनियन के प्रधान महावीर सिंह द्वारा जान से मारने की धमकी दी गई। इसको लेकर व्यापारियों में रोष व्याप्त है। व्यापारियों ने इस संबंध में कृषि उपज मंडी में एक बैठक कर विरोध जताया है और जब तक दोषी के विरुद्ध कार्रवाई नहीं होती धान मंडी बंद रखने का निर्णय लिया गया। व्यापारियों ने ट्रक यूनियन के प्रधान के विरुद्ध मुकदमा दर्ज करवाने को लेकर निर्णय लिया है। फिलहाल व्यापारी आक्रोशित है। व्यापार मंडल के अध्यक्ष एवं व्यापारियों का कहना है कि आरोपी के विरुद्ध मुकदमा दर्ज करवाकर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। राय सिंह नगर व्यापार मंडल भवन में मीटिंग हुई। मुनीम पवन कुमार के साथ ट्रक यूनियन राय सिंह नगर के अध्यक्ष द्वारा जो मारपीट की घटना और जो धमकी दी गई उसके खिलाफ ये फैसला हुआ है कि एफआईआर दर्ज कराने के लिए अभी सभी लोग व्यापारी थाने जाएंगे। एफआईआर दर्ज कराकर ट्रक यूनियन के खिलाफ कार्रवाई की मांग की जाएगी। यदि कोई कार्रवाई नहीं होती है तो राय सिंह नगर धान मंडी को अनिश्चितकालीन बंद किया जाएगा। आज के बाद में न तो ट्रक यूनियन से कोई गाड़ी कटाई जाएगी और न ही धान मंडी में बोली व्यवस्था है वो बंद रहेगी। पवन कुमार नई मंडी धान मंडी में हमारे जैसे हमारे साथ में हमारे स्टाफ में काम करते हैं और इनको मतलब यूनियन की तरफ से एक धमकी दी गई है मारने की। तो व्यापारी में एक हमारे पहले मीटिंग रखी है। उस मीटिंग में एक निर्णय लिया गया है कि सारा समाज को बुलाया जाए और एक बड़ा डिसीजन लिया जाए। मारने की धमकी इसको अपने क्या हल किया जाए, पुनरावृत्ति ना हो। फिर आज कृषि उपज मंडी समिति में बड़े हॉल में पूरी एक मीटिंग रखी गई है। उसमें सामान्य व्यापारी हो रहे हैं, सारे डिसीजन लिया गया है कि इसके खिलाफ हम एफआईआर करवाएंगे और क्या फैसला होता है उसके बाद। जब तक फैसला नहीं होगा तब तक मंडी निश्चित करने का। मुझे 31/12/2025 को महावीर सिंह ट्रक यूनियन प्रधान का फ़ोन आया। तो उन्होंने मुझे कहा अभी आप हमारे बंदों को गाली गलौज करते हो। तो मैंने उनको पूछा अभी किससे मेरी गाली गलौज हुई तो आप बताओ। तो उन्होंने उसको बताने से मना किया और उन्होंने मुद्दा घुमाते हुए ये कहा भी हम तुम्हें मारेंगे, तुम्हारे साथ ना कोई बानिया साथ में आएगा ना कोई और उन्हें अपनी जो रौबदारी का मुझ पर हुक्म जताया, जिसका मैंने उनका विरोध किया। उसके बाद उन्होंने फ़ोन काट दिया। सवाई माधोपुर स्थित रणथंभौर टाइगर रिजर्व के त्रिनेत्र मंदिर मार्ग पर आए दिन बागिन सुल्ताना का मूवमेंट देखने को मिल रहा है। बागिन कभी भी और किसी भी वक्त त्रिनेत्र गणेश मार्ग पर आ जाती है। ऐसे में त्रिनेत्र गणेश श्रद्धालुओं की जान को हमेशा खतरा बना रहता है। आज एक बार फिर बागिन त्रिनेत्र गणेश मार्ग पर आ गई। बागिन को देखकर चौपहिया वाहनों में त्रिनेत्र गणेश दर्शन को जाने आने वाले श्रद्धालुओं सहित पार्क भ्रमण पर जाने वाले पर्यटक बेहद रोमांचित नजर आए। इस दौरान त्रिनेत्र गणेश मंदिर मार्ग पर बागिन सुल्ताना बेखौफ अंदाज में सड़क पर चहलकदमी करती रही। बागिन करीब 30 मिनट तक सड़क पर घूमती रही। इस दौरान त्रिनेत्र गणेश मंदिर दर्शन को जा रहे श्रद्धालुओं ने बागिन की चहलकदमी को अपने मोबाइल कैमरों में कैद कर लिया। श्रद्धालुओं की सूचना पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और मौके से श्रद्धालुओं व पर्यटकों के वाहनों को हटवाया। साथ ही श्रद्धालुओं की बढ़ती भीड़ और सुरक्षा को देखते हुए वन विभाग ने एहतियातन करीब 1 घंटे के लिए गणेश धाम पर ही त्रिनेत्र गणेश मार्ग के प्रवेश द्वार बंद कर दिए ताकि दर्शनार्थियों की आवाजाही को नियंत्रित किया जा सके। गौरतलब है कि बागिन सुल्ताना ने मिश्र दर्रा गेट के पास शावकों को जन्म दिया है, जिसके चलते अक्सर बागिन का त्रिनेत्र गणेश मार्ग पर मूवमेंट बना रहता है। कुछ दिन पहले बागिन अपने शावकों को शिफ्ट करती हुई भी दिखाई दी थी और नववर्ष से ठीक पहले साल के अंतिम दिन भी बागिन सुल्ताना इसी त्रिनेत्र गणेश मार्ग पर नजर आई थी। हालांकि बागिन के मूवमेंट को लेकर वन विभाग की टीमें अलर्ट मोड पर रहती है, लेकिन बागिन के मूवमेंट से त्रिनेत्र गणेश श्रद्धालुओं की जान को हमेशा खतरा बना रहता है। हालांकि वन विभाग द्वारा किसी भी श्रद्धालु को पैदल या दुपहिया वाहनों से नहीं जाने दिया जाता। वन विभाग द्वारा त्रिनेत्र गणेश मार्ग पर महज चौपहिया वाहनों को ही प्रवेश दिया जाता है। ऐसे में श्रद्धालुओं की जान बच जाती है। लेकिन जिस तरह से आए दिन बागिन का मूवमेंट त्रिनेत्र गणेश मंदिर मार्ग पर रहता है, उससे श्रद्धालुओं की जान को हमेशा खतरा बना रहता है। सीकर जिले में श्री माधोपुर के निकटवर्ती ग्राम कल्याणपुरा में 15 जनवरी को आयोजित होने वाले विशाल रक्तदान शिविर के लिए आज शहर में जागरूकता रैली निकाली गई। युवा समिति के सदस्यों ने पंचायत समिति परिसर से रैली की शुरुआत की, जो शहर के मुख्य मार्गों से गुजरते हुए कल्याणपुरा पहुंची। युवाओं ने जगह जगह रुककर लोगों को रक्तदान के महत्व के बारे में बताया और उन्हें शिविर में भाग लेने के लिए प्रेरित किया।
जागरूकता रैली के संयोजक जितेंद्र ने बताया कि 15 जनवरी को स्वर्गीय अभिषेक समोता की प्रथम पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में ग्राम पंचायत कल्याणपुरा के संयुक्त तत्वाधान में पंचायत भवन परिसर में रक्तदान शिविर का आयोजन किया जा रहा है। शिविर सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक चलेगा। उन्होंने कहा कि शिविर में रक्तदान करने वाले प्रत्येक दाता को पूरे 1 वर्ष तक बिना किसी शुल्क के रक्त उपलब्ध करवाया जाएगा। कल्याणपुरा ग्राम वासियों के सहयोग से आयोजित इस शिविर में आसपास के गांव के लोग भी बड़ी संख्या में भाग लेंगे। स्थानीय प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग भी शिविर के सफल आयोजन में सहयोग कर रहे हैं। रैली के दौरान युवाओं ने रक्तदान के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए नारे लगाए और पोस्टर वितरित किए। इस पहल को समाज में सराहा जा रहा है और कई युवा पहले से ही रक्तदान के लिए पंजीकरण करा चुके हैं। ये भाई अभिषेक समोता की पुण्यतिथि पर 15 जनवरी को रक्तदान शिविर का आयोजन किया जा रहा है, जो वार गुरुवार 15 जनवरी 2026 को। और आज जो श्री माधोपुर क्षेत्र में रैली निकाली है, उसका उद्देश्य यही है कि रक्तदान के प्रति लोगों को जागरूक करना है और अधिक से अधिक संख्या में रक्तदान करवाना है। रक्त देने से क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, ये सबको समझाना है। जो इस चीज़ से वाकिफ नहीं है उनको बता रहे हैं कि भाई रक्तदान देने के बहुत से फायदे हैं। और संस्था द्वारा एक निर्णय ये भी लिया गया है कि संबंधित ब्लड बैंक में 1 साल तक रक्तदान देने वाले को बिना टेस्टिंग चार्ज के ब्लड उपलब्ध करवाए जाएंगे। और श्रीगंगानगर जिले के रायसिंह नगर में लॉरेंस बिश्नोई गैंग के लिए रंगदारी व अवैध वसूली का नेटवर्क का भंडाफोड़ हुआ है। पुलिस ने मुख्य आरोपी कुलदीप बिश्नोई और उसके पुत्र योगेश बिश्नोई सहित पूर्व में गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ के बाद 5 और लोगों को गिरफ्तार किया है। इसमें रायसिंह नगर के सांवत्सर निवासी जयपाल, जयमल जांदू, सूरतगढ़ के मनीष व घनश्याम तथा 12 पीएस रायसिंह नगर के बलविंदर सिंह शामिल है। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अमृता दुहन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि पूर्व में गिरफ्तार कुलदीप बिश्नोई, योगेश, अमन कुमार और राम स्वरूप से गहन पूछताछ के बाद यह गिरफ्तारी की गई है। इन आरोपियों के पास से 91 लाख रुपए की नकदी बरामद की गई थी, जो जोधपुर से वसूली गई रंगदारी थी। जांच में खुलासा हुआ है कि यह रकम लॉरेंस बिश्नोई और आरजू बिश्नोई गैंग के लिए इकट्ठा की जा रही थी। अनुसंधान अधिकारी एएसपी भंवरलाल मेघवाल के नेतृत्व में हुई कार्रवाई में यह भी सामने आया कि आरोपी व्यापारियों को जान से मारने की धमकी देकर करोड़ों की रंगदारी वसूलते थे और रकम को यूएसडीटी के माध्यम से विदेश में बैठे गैंगस्टरों तक पहुंचाते थे। पुलिस ने इस मामले में अब तक 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और 3 को डिटेन किया है। इस कार्रवाई को राजस्थान में आर्थिक संगठित अपराध के खिलाफ पहली बड़ी सफलता मानी जा रही है। पुलिस आगे की जांच में इस नेटवर्क के तार पंजाब, हरियाणा और जोधपुर से जुड़े अन्य आरोपियों तक पहुंचने की तैयारी में है। व्यावर मसूदा गोयला स्टेट हाईवे 26A पर स्थित लसाड़िया टोल प्लाजा को टोल मुक्त करने की मांग को लेकर ग्रामीणों ने अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। टोल मुक्त संघर्ष समिति के बैनर तले आयोजित इस धरने को क्षेत्र के ग्रामीणों, श्रमिक संगठनों, सरपंचों, पूर्व सरपंचों, ट्रांसपोर्टरों, श्रमिक ठेकेदारों और जनप्रतिनिधियों का व्यापक समर्थन मिल रहा है। प्रदर्शनकारी मांग कर रहे हैं कि स्थानीय वाहनों के लिए टोल वसूली तत्काल बंद की जाए। उनका कहना है कि टोल प्लाजा व्यावर नगर परिषद की सीमा से महज 900 मीटर की दूरी पर है, जबकि नियमों के अनुसार शहरी निकाय से 5 किलोमीटर की दूरी पर ही टोल लगाया जा सकता है। ग्रामीणों ने बताया कि इस टोल के कारण किसानों, दैनिक यात्रियों और छोटे व्यापारियों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ रहा है। धरना सुबह 10 बजे से शुरू होकर देर शाम तक जारी रहता है। समिति के सदस्यों ने बताया कि पिछले कई दिनों से प्रशासन और सरकार से लगातार संपर्क किया जा रहा था, लेकिन कोई सकारात्मक जवाब नहीं मिला, जिसके बाद यह आंदोलन शुरू करना पड़ा। लसाड़िया टोल प्लाजा के खिलाफ ये विरोध प्रदर्शन राज्य के टोल सुधारों के बीच में भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि हाल ही में सरकार ने निर्माणाधीन सड़कों पर टोल दरों में 50% तक की कटौती करने की घोषणा की है। डीग जिला प्रशासन अवैध अतिक्रमण हटाने के लिए पूरी तरह संकल्पबद्ध है। राजस्व अधिकारियों द्वारा लगातार कार्रवाई करते हुए अतिक्रमित जमीनों को मुक्त कराया जा रहा है। डीग के दिदावली रोड पर हल्का अचलपुर में गोचर भूमि पर अवैध रूप से बनाई गई बाउंड्री वॉल को तहसीलदार जुगिता मीणा के नेतृत्व में पुलिस प्रशासन और जेसीबी की सहायता से ध्वस्त कर दिया गया। तहसीलदार जुगिता मीणा ने बताया कि रिटायर्ड तहसीलदार निहाल सिंह द्वारा खसरा नंबर 225 की गोचर भूमि पर अवैध बाउंड्री वॉल का निर्माण करवाया गया था। प्रशासन की मौजूदगी में इसे पूरी तरह हटाकर जमीन को अतिक्रमण मुक्त कर दिया गया। उन्होंने चेतावनी दी कि भविष्य में इस भूमि पर कोई अतिक्रमण नहीं होने दिया जाएगा और नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
यह कार्रवाई जिला प्रशासन की अतिक्रमण मुक्त राजस्थान मुहिम का हिस्सा है, जिसके तहत पिछले 1 महीने में डीग में 10 से अधिक अवैध निर्माण हटाए जा चुके हैं। स्थानीय लोगों ने प्रशासन की इस कार्रवाई का स्वागत किया है और कहा कि यह कदम शहरी विकास और सार्वजनिक भूमि की सुरक्षा के लिए आवश्यक था। आज हल्का अचलपुर में दिदावली रोड पर एक शिवाचक भूमि पर बाउंड्री वॉल बनाकर जो अतिक्रमण किया हुआ था उसको हटाने की कार्रवाई की गई है। प्रशासन और पुलिस ने मिलकर के जेसीबी के माध्यम से बनी हुई जो बाउंड्री उसको हटाया गया और पुनः अतिक्रमण नहीं करने के लिए अतिक्रमियों को चेतावनी दी। कौन सा खसरा नंबर है? खसरा नंबर 225 है। इसकी जो बाउंड्री वॉल थी उसको हटाया गया, शिवाचक नंबर। अतिक्रमण किसने किया हुआ था यहाँ पे? अतिक्रमण निहाल सिंह जो तहसीलदार हैं, पूर्व तहसीलदार जी। बाउंड्री वॉल तो आपने हटा दिया बाउंड्री, मतलब फीबल बाउंड्री आ रही है? हटा दी गई है। बाउंड्री आ रही है उसमें? बाउंड्री वॉल आ रही थी, 2 एकड़ भूमि थी हमारी शिवाचक भूमि, उसको हटाया। ब्यावर जिले के मसूदा कस्बे और आसपास के ग्रामीण इलाकों में घना कोहरा छाया रहा, जिससे दृश्यता घटकर महज 10 फीट रह गई। मसूदा ब्यावर स्टेट हाईवे पर वाहन चालकों को हेडलाइट जलाकर धीरे धीरे चलना पड़ा। कई जगह वाहन रेंगते हुए नजर आए। कोहरे के साथ शीतलहर ने ठिठुरन बढ़ा दी, जिससे आमजन को परेशानी का सामना करना पड़ा। सर्दी से बचने के लिए लोग जगह जगह अलाव लगाकर बैठे नजर आए। दुकानदारों ने भी अपने प्रतिष्ठानों के बाहर अंगीठी जलाकर ठंड से बचाव किया। हालांकि किसानों के लिए यह कोहरा वरदान साबित हो रहा है। रबी की फसल जैसे सरसों, चना, गेहूं और जौ के लिए ओस और नमी फायदेमंद मानी जा रही है। क्षेत्र के किसान शंकर लाल गुर्जर ने बताया कि कोहरे से फसल को अच्छी नमी मिल रही है, जिससे उत्पादन बढ़ने की उम्मीद है। मसूदा के तापमान में अचानक गिरावट दर्ज की गई, जिससे जनजीवन प्रभावित हुआ। स्कूलों में छुट्टी के समय भी बच्चे ठंड से बचने के लिए गर्म कपड़े पहने नजर आए। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटे तक कोहरे और शीतलहर की चेतावनी जारी की है। जयपुर की ओर से आ रही एक तेज रफ्तार बोलेरो ने उदयपुर वाटी के सरकारी अस्पताल के पास डिवाइडर से टकराकर गंभीर दुर्घटना को अंजाम दिया। चालक को गंभीर चोटें आई है और उन्हें तुरंत सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया है। स्थानीय लोगों के अनुसार वाहन जयपुर से आ रहा था और उपखंड कार्यालय से अस्पताल तक के मार्ग पर डिवाइडर अधूरा होने के कारण यह हादसा हुआ। यह इस रूट पर पिछले 15 दिनों में डिवाइडर से टकराने की दूसरी घटना है। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि तेज रफ्तार और अधूरे सुरक्षा उपायों के कारण ऐसी घटनाएं बढ़ रही हैं। यहाँ डिवाइडर का काम आधा अधूरा है, निशान नहीं, रिफ्लेक्टर नहीं है, रात को तो कुछ भी नहीं दिखता। एक राहगीर ने कहा कि तेज रफ्तार और लापरवाही से गाड़ी चलाना भी बड़ा कारण है, लेकिन प्रशासन को सुरक्षा के लिए तत्काल कदम उठाने चाहिए। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। स्थानीय निवासियों ने जिला प्रशासन से डिवाइडर को पूरा करने, रिफ्लेक्टर लगाने और स्पीड कैमरे लगाने की मांग की है। हनुमानगढ़ जिले के टिब्बी कस्बे के वार्ड 14 में जोहड़ के पास पतंग उड़ाते समय एक बालक के गिरने से अफरा तफरी मच गई। सूचना मिलने पर आसपास के लोगों ने मौके पर पहुंचकर तत्काल बालक को सुरक्षित बाहर निकाला। जोहड़ के पानी की निकासी की व्यवस्था की मांग को लेकर आक्रोशित वार्डवासी जोहड़ के पास सड़क पर धरना लगाकर बैठ गए। वार्डवासी रफीक खान, मंगा सिंह, काकू सिंह, नारायण सिंह, गुरबचन सिंह आदि ने बताया कि जोहड़ में पानी की समुचित निकासी के इंतजाम नहीं होने की वजह से यहां पर हर वक्त खतरा बना रहता है। वार्डवासियों का कहना है कि पहले भी बच्चे इस जोहड़ में गिर चुके हैं, लेकिन बार बार लिखित में ज्ञापन दिए जाने के बावजूद कोई स्थायी समाधान नहीं किया जा रहा। पिछले दिनों मानसून की बरसात के समय यहाँ पर पानी निकासी की व्यवस्था के लिए नगर पालिका प्रशासन की ओर बोरवेल किया तथा पानी निकासी के लिए पाइपलाइन भी डाली गई, लेकिन समस्या आज भी जस की तस है। जोहड़ के ओवरफ्लो होने से वार्डवासियों को खासा परेशानी हो रही है। जोहड़ की पानी की समुचित व्यवस्था की जानी चाहिए। वार्डवासियों का आरोप है कि पाइपलाइन से पानी की निकासी व्यवस्था नहीं की गई, जिससे जोहड़ में पानी ओवरफ्लो होने से गलियों में दूषित पानी पसर कर लोगों के लिए परेशानी का सबब बन रहा है। इस संबंध में एसडीएम सत्यनारायण सुधार ने कहा कि समस्या का समाधान करवाने के लिए निर्देशित किया गया है। मौके पर नगरपालिका ईओ व एईएन को भेजा गया है। जल्दी समस्या का समाधान करवाया जाएगा। आज सुबह जी अपने बच्चे यहाँ पतंग उड़ा रहे थे, जैसे ही तो वो बच्चा इसके छप्पड़ के अंदर गिर गया जी। ठीक है, अब वो बच्चा बाहर निकाल दिया गया, सही है जी। ठीक है, हमारी यही मांग है, ग्रामीण इकट्ठे होकर धरने में बैठे हैं, ये पानी की समस्या का समाधान किया जाए। ये पानी सीधे आगे घग्गर नदी में निकाला जाए। ये छप्पड़ रिकॉर्डली तौर से यहाँ नहीं है, ये यहाँ से हटा दिया जाए। तो पहले कोई नगर पालिका को सूचना पहले नगर पालिका का 6 महीने पहले प्रदर्शन हमने किया था, उस टाइम प्रशासन ने हमें अवगत करवाया था भी इसका समाधान करवा देंगे,
पर उसके बाद कोई समाधान नहीं है। उसके बाद करवा देंगे। कोटा जिले के सांगोद में यातायात व्यवस्था में सुधार को लेकर एक दिवसीय विशेष अभियान चलाया गया। नो पार्किंग स्थल पर खड़े वाहनों के चालान काटे गए। वहीं बुलेट बाइक में लगाए गए मॉडिफाई साइलेंसर को मौके पर चेक करने के बाद नष्ट किया गया। साथ ही हिदायत दी गई कि कंपनी की ओर से जो लाइसेंस दिया जाता है उसी का उपयोग करें। फटाके फोड़ने वाले साइलेंसरों को मौके पर नष्ट किया गया। यातायात इंचार्ज सुरेश मीणा ने बताया कि मुख्य मार्गों पर दुकानों के सामने वहां खड़े होने से अन्य वाहन चालकों को और आगे रखो काफी परेशानी के सामना करना पड़ता है। जो चालक वाहन के पास खड़ा हुआ पाया गया उससे समझाइश की गई। वहीं साथ ही लापरवाह पूर्वक वाहन खड़ा कर यातायात बाधित करने वालों के चालान काटे गए। गौरतलब है कि सांगोद में यातायात संबंधी व्यवस्था को लेकर पूर्व में सीएलजी बैठकों में भी सदस्य की ओर से समस्या रखी गई थी। पुलिस की तरफ से समझाइश भी की गई कि अपने अपने वाहन निर्धारित पार्किंग स्थल पर ही खड़े करें। जिला कोटा ग्रामीण की ट्रैफिक व्यवस्था सुधारने के लिए अभी मेरे को नया इंचार्ज लगाया है इस काम में। व्यवस्था सुधारने के लिए जैसे सांगोद कस्बे में देखा गया तो जैसे मॉडिफाई साइलेंसर लगा के आम जनता को परेशान किया जाता है, उसके कार्रवाई की गई है। साइलेंसर को खुलवाया गया है मौके पर ही। जो नो पार्किंग जोन में गाड़ियाँ खड़ी है उनके चालान बनाए जा रहे हैं। लोगों से समझाइश की जा रही है भाई नो पार्किंग जोन में गाड़ियाँ खड़ी नहीं करें, व्यवस्थित तरीके से खड़े करें जिससे कि कस्बे में जाम की स्थिति नहीं बने। और आगामी समय में सांगोद कस्बे की ट्रैफिक व्यवस्था सुधारने के लिए जो भी आवश्यक कदम होंगे उठाए जाएंगे। उदयपुर वाटी शहर की नई सब्जी मंडी स्थित संजीवनी अस्पताल परिसर में शनिवार सुबह मां सावित्रीबाई फूले की जयंती के अवसर पर विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन एवं पुष्प अर्पित कर किया गया। रक्तदान शिविर में बड़ी संख्या में रक्तदाताओं ने भाग लिया। युवाओं ने बढ़ चढ़कर रक्तदान कर मानवता की मिसाल पेश की। रक्तदान करने वाले सभी रक्तदाताओं को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर नगरपालिका अध्यक्ष रामनिवास सैनी, अरावली चेतना मंच अध्यक्ष मोहनलाल सैनी, कांग्रेस नेता मीनू सैनी, कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष बाबूलाल सैनी सहित बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि एवं गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। आयोजकों ने कहा कि रक्तदान महादान है और इस प्रकार के आयोजनों से समाज में सकारात्मक संदेश जाता है। चूरू जिले के तारानगर में समाज सेवी भामाशाह अमर सिंह चारण की प्रेरणा और उनके पुत्र गुरुकुल एजुकेशन के निर्देशक डॉक्टर सुभाष चारण के सौजन्य से 100 गर्म रजाई और कंबल जरूरतमंद लोगों के लिए रवाना किए गए। डीएसपी रोहित सांखला और सीआई सतपाल बिश्नोई ने पुलिस लाइन से गाड़ियों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। अमर सिंह चारण ने बताया कि बढ़ती सर्दी में कोई भी व्यक्ति ठंड से नरके न जाए, यह सोचकर हमने 100 रजाई कंबल वितरित करने का निर्णय लिया। ये तारानगर शहर के अलावा सेहुआ, लुणास और कर्णीसर जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में जरूरतमंद परिवारों तक पहुंचेंगे। डीएसपी सांखला ने कहा कि हम चारण परिवार के इस प्रयास की सराहना करते हैं। पुलिस प्रशासन हमेशा समाज के साथ खड़ा है। आज की यह पहल जरूरतमंदों के लिए बड़ी राहत बनेगी। सीआई बिश्नोई ने कहा कि यह एक आदर्श उदाहरण है। जब समाज के लोग आगे आते हैं तो प्रशासन भी पूरा सहयोग देता है। गुरुकुल एजुकेशन के निर्देशक डॉक्टर सुभाष चारण ने बताया कि यह अभियान आगे भी जारी रहेगा। अगले चरण में और अधिक वस्त्र व खाद्य सामग्री वितरित की जाएगी। देसूरी में भूमाफियाओं के हावी होने से आमजन परेशान है। आरटीआई से मिली जानकारी के मुताबिक सरकारी जमीन, नदी नाले, पशुओं के लिए बने प्याऊ, हेडपंप और पक्षियों के चबूतरे तक तोड़कर अवैध प्लॉटिंग और होटल संचालन किया जा रहा है। बिना कन्वर्जन के 100 बीघा से अधिक कृषि भूमि को प्लॉट में बेचा गया है, जिससे सरकार को करोड़ों का राजस्व नुकसान हो रहा है। स्थानीय निवासियों ने बताया कि हमारे गांव के आसपास की जमीन जो कभी खेती या पशु पक्षियों के लिए थी, अब अवैध बिल्डिंग और होटलों में बदल दी गई है। बिना अनुमति के व्यावसायिक गतिविधियां चल रही है। बिजली, पानी, सड़क का बोझ बढ़ रहा है और हमारा जीवन मुश्किल हो रहा है। आरटीआई से सामने आए तथ्यों के बाद स्थानीय प्रशासन हरकत में आया है। अधिकारी अब भूमाफियाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई की तैयारी में है। एफआईआर, जमीन की जांच और अतिक्रमण हटाने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। एक वरिष्ठ अधिकारी के नाम न छापने की शर्त पर बताया कि हम इस मामले को गंभीरता से ले रहे हैं। जो भी अवैध गतिविधि में शामिल है उसके खिलाफ कानून के तहत कार्रवाई होगी, चाहे वह कितना भी प्रभावशाली क्यों न हो। देसूरी के लोगों ने अब न्याय की उम्मीद जताई है और मांग की है कि सरकारी जमीन को बचाया जाए और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए मजबूती निगरानी की जाए। भीलवाड़ा जिले में अवैध बजरी खनन व परिवहन पर शिकंजा कसते हुए भीलवाड़ा पुलिस ने इस बार बेहद चौंकाने वाली और साहसिक कार्रवाई को अंजाम दिया। बड़लियास थाना क्षेत्र में बजरी माफियाओं की गतिविधियों पर लगाम लगाने के लिए पुलिस ने पारंपरिक तरीके छोड़ते हुए रणनीति बदली और माफियाओं से 2 कदम आगे निकल गई।
आईपीएस माधव उपाध्याय के निर्देशन में डीएसटी इंचार्ज बंटी डायर के नेतृत्व में गठित विशेष टीम ने बजरी से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली में छिपकर माफियाओं के अड्डे तक पहुंच बनाई। जैसे ही ट्रैक्टर निर्धारित स्थान पर पहुंचा, ट्रॉली में छिपे जवान अचानक बाहर निकले और चारों ओर से घेराबंदी कर दी। अचानक हुई इस कार्रवाई से बजरी माफियाओं में हड़कंप मच गया। पुलिस ने मौके से अवैध बजरी परिवहन में लगे 5 ट्रैक्टर जब्त कर अवैध खनन के नेटवर्क को करारा झटका दिया। इस फिल्मी अंदाज के ऑपरेशन में डीएसटी टीम के जवान शंभू सिंह, कुलदीप ओम प्रकाश, रतन सोनू, शिवनारायण और लालचंद की अहम भूमिका रही, जिनकी सूझबूझ और साहस से कार्रवाई सफल हो सकी। इस ऑपरेशन के जरिए भीलवाड़ा पुलिस ने साफ संदेश दे दिया है कि अवैध खनन और माफियागिरी के खिलाफ पुलिस पूरी तरह सतर्क, सख्त और हर चुनौती के लिए तैयार है और कानून तोड़ने वालों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। राज्य सरकार द्वारा जो अवैध खनन के रोकथाम के लिए अभियान चलाया जा रहा है, उसी क्रम में माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा अवैध बजरी खनन के लिए भीलवाड़ा में भी अभियान चलाया जा रहा है। तो उसमें सूचना मिली थी कि बड़लियास थाना क्षेत्र में अवैध खनन हो रहा है, तो मौके पे टीम गई थी। वहाँ पे उन्होंने 5 ट्रैक्टर खनन करते हुए मौके पे पकड़े थे और 5 लोगों को गिरफ्तार करके वहाँ पे मुकदमा दर्ज किया था। इसमें चूँकि ये देखा गया है कि ज़्यादातर इनका जो सूचना तंत्र है बजरी माफियाओं का बहुत मजबूत रहता है, तो जगह जगह लोकेशन पता चल जाती है। तो इसमें अलग तरीके से कार्रवाई की गई थी। जो टीम थी वो उन्होंने ट्रैक्टर का ही इस्तेमाल किया था, तो उसी में वो लेट के गए थे ताकि ये कार्रवाई अच्छे से अंजाम दी जा सके। लगातार कार्रवाई जारी रहेगी सर? हाँ, ये लगातार कार्रवाई जारी रहेगी। अभी अभियान भी चल रहा है और अभियान के अलावा भी पुलिस निरंतर रूप से कार्य करते हुए अवैध बजरी पे रोकथाम के लिए कार्रवाई करेगी। बीकानेर के पीबीएम अस्पताल के कैंसर सेंटर में इलाज करवा रही हनुमानगढ़ निवासी एक महिला मरीज के पति ने आरोप लगाया है कि डॉक्टर्स ने उनकी पत्नी को कीमोथेरेपी के दौरान कीमा चढ़ा दिया, जिससे उनकी तबीयत बिगड़ गई। इससे क्षुब्ध होकर उन्होंने अस्पताल से बाहर निकलने का फैसला किया। महिला के पति ने बताया कि उन्होंने कैंसर के इलाज के लिए पत्नी को पीबीएम में भर्ती करवाया था, लेकिन डॉक्टरों ने कीमो के दौरान गलत दवा दी और कीमा चढ़ा दिया, जिससे उनकी हालत और खराब हो गई। उन्होंने गुस्से में अस्पताल छोड़ दिया। हालांकि कैंसर सेंटर के चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर शंकर जाजड़ा ने इन आरोपों को सिरे से खारिज किया। उन्होंने कहा कि वे हर संभव इलाज कर रहे थे, कीमोथेरेपी सहित अन्य उपचार चल रहा था। महिला के परिजन खुद ही अस्पताल से बाहर ले गए, उन्हें समझाया, भरोसा दिलाया, फिर वे वापस आए और इलाज जारी रखने को तैयार हुए। जानकारी के मुताबिक महिला कैंसर की अंतिम स्टेज में बताई जा रही है। डॉक्टरों ने कहा कि वे मरीज की स्थिति को देखते हुए पूरा प्रयास कर रहे हैं। नहीं, अभी आप लोगों के सामने पेशेंट ने बात करी है, बाहर निकाला नहीं है, वो खुद लेके जाना चाह रहे हैं और इनको बता दिया था इनका मरीज है जो लास्ट स्टेज में है, तो ट्रीटमेंट हो रहा था, लेकिन इनको ये लग रहा है कि ट्रीटमेंट से सुधार नहीं हो रहा। तो जब हम लोग ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो कैंसर के मरीज में तुरंत सुधार आना जरूरी नहीं है, लेकिन अभी इसको जाना है घर, लेकिन कोई हो सकता है कि स्टाफ के साथ इनका कुछ हो गया तो ये थोड़ा ओवरला करके जाना चाहते हैं। तो ये एक बात करेंगे, पहले लेसन हो गया, ये इसका थोड़ा बताएंगे क्या है पहले हो सकता है जैसे कीमो से नहीं, ऐसे है कीमोथेरेपी भी कैंसर ड्रग है, अगर ये लगाएं तब मान लो कोई साइड इफेक्ट होता है, तो लेकिन ब्रेन में इस तरह से तुरंत कोई नहीं आता है। मुझे जहाँ तक लग रहा है इसके ब्रेन मेट्स है जो एमआरआई कराई है, एमआरआई तो ये खुद ही करे, अभी एमआरआई कराए के मैं आया हूँ, तो ट्रीटमेंट तो इसका चल रहा है। ये जब एमआरआई कराने गए और तब से लेके वार्ड में आए ना, तब तक ये बाहर थे, अदरवाइज वार्ड के अंदर थे, और अब ये घर जाना चाह रहे हैं। नर्सिंग स्टाफ क्या लगा रहे हैं, बहुत काम नहीं कर रहे हैं? नहीं, नर्सिंग स्टाफ पे ये कह रहे हैं कि उन्होंने मेरे बोतल नहीं लगाई, तो जब एमआरआई की वो फिल्म लेके आएंगे उसके आधार पे अपन चेंज कर सकते हैं। जो पहले लगा है वो ट्रीटमेंट तो पूरा हुआ ही है। दिक्कत हो रही थी, अब क्या स्थिति है? हम हनुमानगढ़ से आए हैं जी, हनुमानगढ़ से आए हैं, तो हनुमानगढ़ आने के हमने ये 25 तारीख को भर्ती कराई है। 25 तारीख को भर्ती करके 3 दिन इन्होंने हमारे को इंजेक्शन दिए दर्द के इंजेक्शन देते रहे, दर्द उठता रहा, रात को भी दर्द उठता रहा, रात को तो ये उठते ही नहीं, फिर भी परेशानी में वो भुगती रही, दर्द होता रहा, 3-4 बजे उठता ही रहा दर्द, थोड़ा बंद हो जाता था। उसके बाद इन्होंने क्या करा, तीसरे दिन इन्होंने, हमने नहीं बेरा ये क्या कर रहे हैं, हमारी छुट्टी देने के लिए कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये इन्होंने चक्कर कीमा लगा दिया। तो कीमा लगाते ही मेरे घरवाली, जब वो कीमा लग गया 1.25 घंटे में, तो वो बेहोश होगी। मैं उठा के बेड पे गिरते ही जब मैं 2-3 घंटे बाद संभाला तो एक हाथ गया, एक ये पैर गया और जबान रुकी। फिर भी मैं 2 दिन से कह रहा हूँ, मैडम दवाई दे दो, कोई इनको डोज दे दो कि जाओ पहले सिर का इलाज करा के। वो डॉक्टर ने लिख दिया सिर का, वो सिर का सवेरे गए हम, रात को पहले तो लिखा 12:30 बजे जाओ,
12:30 बजे तो डॉक्टर ने कह दिया 12:30 बजे नहीं जाना। उसके बाद अब सुबह गए हम, सुबह जाके जब हमने दिखाया करा दिया वो कहने लगे अब 3 बजे आपको मिलेगा, जो सिर के इलाज का वो एक्सरा कराए वो 3 बजे देंगे। उसके बाद आने के फिर मैं दोबारा बोला मैडम इनको कोई डोज दे दो, दवाई दे दो इनको, ये होश में आ जाए, कोई लैटरिन में थोड़ा घना बोल जाए तो चलो हम जंगल पानी ये बोल जाए तो इसको बिठा सकते हैं। कुछ नहीं इन्होंने सुनाई करी। फिर मैं आके बाहर उठा के मेरे घर वाली को लिया, इन्होंने कोई डोज नहीं दी है। मैं बाहर आ गया, सारी इतनी है। और ना ही आपको बाहर निकला है या आपको दिया है? मैं बाहर लेके आऊँ, मेरे घर वाली के लेके आऊँ। जब डोज ही नहीं दे रहे तो क्या करें, कोई दवाई नहीं दे रहे तो क्या करें साहब? 2 दिन से कोई चलो आपसे गलती होगी तो कोई दवाई तो दो आप इनको। कहाँ का कैंसर है क्या पूरा? इनको लीवर में कैंसर है सर। चल के आई है सर जगह जगह, ऐसी कोई बात नहीं। इनको दूध भी पी रही है, चाय भी पी रही है, बिस्कुट भी खा रही है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। अब जमी हालत बिगाड़ दी इन्होंने, तो ऐसा कर दिया। चलो गलती होगी तो आप दवाई तो दो, ये थोड़ी आप दवाई ना दो, सुनाई ना करो हमारी। सुनाई तो नाम बता दो। मेरा नाम कृष्ण लाल है सर। बीकानेर में राजस्थान के कैबिनेट मंत्री सुमित गोदारा ने पीबीएम अस्पताल के सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक में प्रेस वार्ता कर कहा कि बढ़ती गैस्ट्रो, शुगर और बीपी जैसी बीमारियों के लिए एसएसबी में आउटडोर डॉक्टरों की संख्या बढ़ाई जाएगी। उन्होंने बताया कि सोनोग्राफी और एमआरआई 24 घंटे उपलब्ध कराई जाएगी और सीटी स्कैन की क्षमता भी बढ़ाई जाएगी। गोदारा ने न्यूरो सर्जरी के लिए 3 नई पोस्ट की मांग रखी। साथ ही यूरोलॉजी लैब की स्थापना का भी प्रस्ताव दिया ताकि नई तकनीक से आमजन को सीधा लाभ मिल सके। उन्होंने कहा कि हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर और डॉक्टरों की टीम है तो सेवा का स्तर भी ऊंचा होना चाहिए। उन्होंने ये भी निर्देश दिया कि आउटडोर में सीनियर डॉक्टर्स की लिस्ट डिस्प्ले की जाए ताकि मरीज उनका सीधा लाभ ले सके। उन्होंने बताया कि एसएसबी में प्लास्टिक सर्जरी और गैस्ट्रो सर्जरी की सुविधा जल्द शुरू होगी। गैस्ट्रो सर्जन के 2-3 पदों के ऑर्डर दिए जा चुके हैं। ठेकेदारों की मनमानी के सवाल पर गोदारा ने कहा कि पुराने ठेकेदारों की जगह नए टेंडर जारी किए जाएंगे, गुणवत्ता और पारदर्शिता सुनिश्चित की जाएगी। सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक को लेकर बैठक आयोजित की गई जिसमें प्रिंसिपल साहब, सुप्रिंटेंडेंट साहब, एसएसबी के सुप्रिंटेंडेंट साहब मौजूद रहे और एसएसबी के जितने डिपार्टमेंट्स 8 डिपार्टमेंट्स हैं उनके सभी चिकित्सक वर्ग मौजूद रहे। विशेष मुद्दा ये रहा कि यहाँ पर जो डिपार्टमेंट्स हैं एसएसबी में उनमें डॉक्टर्स के आउटडोर्स हैं, वो जैसे गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी है, न्यूरो फिजिशियन है, उनके आउटडोर्स बढ़े। एंडोक्रोनोलॉजी जैसे शुगर की और इस तरह की थायराइड की बीमारियां और ज़्यादा है तो उनके लिए डॉक्टर्स नियमित रूप से ज़्यादा बैठें ताकि जो सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक 150 करोड़ से जो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा माननीय अर्जुन राम जी के प्रयासों से यहाँ बना तो उसका लाभ ज़्यादा से ज़्यादा आमजन को मिल सके। और विशेष एमआरआई सिटी में भी काफ़ी समस्याएं यहाँ बताई गई थी तो उसके लिए भी ये कि 24 घंटे एमआरआई सिटी यहाँ पे खुली रहे, सोनोग्राफी भी पूरे टाइम होए ताकि बीमार को इलाज सुलभ हो सके। विशेष मुद्दे ये कि चिकित्सा व्यवस्थाओं में सुधार, एमआरआई सिटी और ये एसएसबी हमारे बीकानेर का जो एक सेंटर है उसको और ऊंचाइयों पर ले जाया जा सके। न्यूरो सर्जरी का जो ट्रॉमा है उसमें 3 पोस्ट की और डिमांड करी गई। न्यूरो फिजिशियंस में एक लैब कैथ लैब है, उसमें ब्रेन डॉक्टर न्यूरो कैथ लैब 8 करोड़ की उसकी मांग रखी गई कि इस तरह की जो न्यू टेक्नोलॉजी का हम यहाँ उपयोग कर सकें ताकि यहाँ पे आमजन को और इलाज में सुविधा मिल सके। और साथ में सभी डॉक्टर्स के आउटडोर यहाँ पर प्रोमिनेंसी से डिस्प्ले हो सके 3-4 जगह ताकि सभी को ध्यान हो सके किस दिन किसका आउटडोर है और सीनियर डॉक्टर ज़्यादा से ज़्यादा बैठे उन लोगों को इलाज मिले। हाँ, ये एसएसबी के लिए थी। और मैं विशेष बात और कहना चाहूँगा, एसएसबी में 2 नई विंग्स और हैं जो चल रही है जिनको लोगों को आमजन को कम पता है, शायद आपको पता होगा पर फिर भी हम चाहेंगे वो लोगों में उनकी जानकारी जाए। एक तो प्लास्टिक सर्जरी का डिपार्टमेंट यहाँ पे चालू हो चुका है, प्लास्टिक सर्जन यहाँ पे पूरे टाइम है, डॉक्टर हैं ताकि किसी को चिकित्सा व्यवस्था करे प्लास्टिक सर्जन। दूसरा गैस्ट्रो सर्जन, तो गैस्ट्रो सर्जन के भी उनके लिए भी जो अभी 2 ऑपरेशन थिएटर्स वीक में थे उनके 3 ऑपरेशन थिएटर्स के निर्देश दिए ताकि और जिस तरह से कैंसर की बीमारी और दूसरी पेट के संबंधी जो सर्जरीज वो करते हैं तो उनकी और सर्जरी ज़्यादा हो ताकि और भी बीमारों को लाभ मिल सके। आपको पता हो तो यहाँ पर जब एमआरआई लगी थी उस समय हंगामा हुआ था, उसकी आज तक कोई जांच ही नहीं हुई, तो ऐसे में क्या लगता है हालात बदल जाएंगे कुछ? देखिए, हमने 24 घंटे एमआरआई का निर्देश दिया है, एमआरआई सिटी का, तो उससे बिल्कुल फ़र्क पड़ेगा। और ये हमारे लिए सभी सरकार के लिए और अधिकारी डॉक्टर्स के लिए भी मैंने कहा एक चुनौती है। जब हम प्राइवेट सेंटर भी साथ में जो पीपी पार्टनरशिप मोड में जो चल रहा है तो उसमें साथ में सरकार का भी यदि चल रहा है तो हमारा सरकारी सिस्टम हमेशा बेहतर होना चाहिए कि हमारे पास इतना इंफ्रास्ट्रक्चर है, इतने डॉक्टर्स हैं, इतनी टीम है, तो हमारा बट नेचुरल उससे ज़्यादा अच्छा होना चाहिए। ये जो ठेकेदारों की मनमानी है हॉस्पिटल में, उसमें लगता है आपको कि ये सब व्यवस्थाएं हो जाएगी सही? नहीं, बिल्कुल। आरएम जो मैं जिस वक्त का बात कर रहा हूँ यहाँ पर हंगामा हुआ था, कांच भी टूटे थे हॉस्पिटल के, आज तक कोई भी उसमें कार्रवाई नहीं हुई।
और उसी ठेकेदार का आज भी MRI यहाँ चल रहा है। देखिए मेरे ख्याल से MRI के टेंडर शायद इन्होंने अभी जारी करे हैं, शायद जल्दी नए टेंडर्स होने चाहिए, जल्दी MRI सिटीज़ के टेंडर्स होंगे जल्दी। पर एक बात हो रहा है, हमारा सरकारी सिस्टम भी पूरी तरह से दुरुस्त है और उसमें दुरुस्तीकरण 24 घंटे हमारे इसके निर्देश दिए गए। तो उससे आप ये देखिए जो भी छोटी मोटी कमी है उसको राउंड द क्लॉक होगी तो उससे मरीज को और लाभ मिलेगा। एक आपने अभी बोला कि जो कमिश्नर है वो जो एप्लीकेंट नहीं है इस तरह की बात करने के लिए। हाँ वो बिल्कुल वो नहीं, वो जो बात कही गई थी मेरे को बताया गया कि इस तरह डॉक्टर्स कोई जानते हैं। हमारा सिस्टम ये होना चाहिए कि हम अधिकारी का उनका हौसला बढ़ाए जाएँ, जो भी नए पद पे है हम सीधा उनके बारे में बिना कोई विशेष जानकारी हम कमेंट करें और किसी अधिकारी को शोभा नहीं देता। बिल्कुल इस चीज़ तरह उनको भी रिफ्रेन करना चाहिए। दे आर representative of government, they should think twice what they are speaking, because they are speaking on behalf of government and without any credence they shouldn't speak like this. Thank you. जयपुर के ब्राइट फ्यूचर सीनियर सेकेंडरी स्कूल निर्माण नगर में 3rd जयपुर चेस क्लब रैपिड चेस टूर्नामेंट 2026 का आयोजन हुआ। टूर्नामेंट कोऑर्डिनेटर जिनेश कुमार जैन ने बताया कि मुख्य अतिथि जैन समाज के गौरव जेके जैन अपनी पूरी टीम के साथ कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे और टूर्नामेंट का अवलोकन किया। जेके जैन ने इंटरनेशनल चैंपियन तीशा व्याटबाल के साथ प्रथम चाल चलकर टूर्नामेंट का विधिवत शुभारंभ किया। अपने उद्बोधन में उन्होंने कहा कि राजस्थान में शतरंज निरंतर प्रगति कर रहा है। जयपुर चेस क्लब द्वारा इस प्रकार के उत्कृष्ट, अनुशासित एवं सुव्यवस्थित टूर्नामेंट का आयोजन अत्यंत सराहनीय है। शतरंज एक बौद्धिक, रणनीतिक एवं श्रेष्ठ खेल है जिसे वे स्वयं भी पसंद करते हैं। उन्होंने आयोजकों के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि भविष्य में भी शतरंज के विकास के लिए वे उनकी टीम हर संभव सहयोग प्रदान करेंगे। JDCA के वरिष्ठ उपाध्यक्ष विक्रम सिंह ने बताया कि टूर्नामेंट में कुल 125 प्रतिभागियों ने भाग लिया, जिनमें से 41 इंटरनेशनल रेटिंग प्राप्त खिलाड़ी है। इस अवसर पर JDCA के संयुक्त सचिव नितुल खरे ने भी विशेष रूप से उपस्थित रहे। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। राज्य की हर छोटी बड़ी हलचल को जानने के लिए जुड़िए हमारे साथ हर रात 9 बजे BBC राजस्थान प्राइम टाइम एट 9 पर। अगर आप भी अपने क्षेत्र, संस्था, समाज या संगठन की खबरें हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो हमें संपर्क करें 9414102499 पर और राजस्थान की हर ताज़ा जानकारी के लिए फॉलो करें और सब्सक्राइब करें हमारे इंस्टाग्राम व यूट्यूब चैनल BBC राजस्थान को।